becoming a lyricist in Bollywood and being a poet can be two things, can be one thing. तो राइटिंग में आपके दो तरह के काम मुझे दिखाई देते हैं। एक ऐसा काम है जहां आपने कव्वाली में लिखा कि ऐ खुदा तुझसे जुदा होने का वक्त आया है, मैंने खुद ही के रूबरू अपने पिया को पाया है। Hello and welcome to brand new episode of Bollycast, where we podcast Bollywood. And this is Vivek Tripathi, and today my guest is Kumar Gautam. Thank you for joining in, Gautam. Thank you, Vivek, for having me here. So, Gautam, what I like about you is that despite having such a vast experience in films, particularly in production, in music, as well as in writing, you are never afraid of trying out new things in film and TV industry. So basically, what drives you? ऐसी क्या जड़ी बूटी है जो तब से चल रही और अब तक चल रही? एक शब्द में बोलूं तो बड़ा ही अब्यूजिव सा वर्ड हो गया है आजकल, लेकिन मैं कहूँगा पैशन। एक जो पैशन है म्यूज़िक के प्रति, संगीत के प्रति, वो ही मेरा ड्राइव है। आई एग्री विथ यू, बट पैशन एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, मगर अगर हम इसे टेक्निकलिटीज़ के टर्म में समझें तो म्यूज़िक में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी बातें हैं जो आपको लगती हैं? संगीत जो है वो जनमानस तक बहुत ही साधारण सरल तरीके से पहुंचना चाहिए। जो टेक्निकलिटी समझते हैं, तकनीक बातें समझते हैं, उनको भी लुभाए, और जो नहीं समझते हैं, सिर्फ सुनते हैं और मज़े लेते हैं, उनको भी लुभाए। ये हर कलाकार का मकसद होता है। अब वो सफल हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो लोग भी हैं उनको लिरिक्स यानी कि गीत, प्रोडक्शन, म्यूज़िक प्रोडक्शन जो आज बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी गाने के सफल होने में, क्योंकि तर्ज बहुत नहीं बदले हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि पुराने गानों के रीमिक्स चल रहे हैं। तो पुराने गानों के रीमिक्स में क्या है कि पुराने गानों का प्रोडक्शन सिर्फ चेंज हुआ है, कॉम्पोजिशन वही है, कॉम्पोजिशन वही है, म्यूज़िक प्रोडक्शन चेंज हुआ है। तो जिन लोगों ने उस कॉम्पोजिशन को नहीं सुना है वो आज वही शब्द, वही भाव, वही गीत एक नए जिल्द के साथ सुन रहे हैं, मैं ऐसे कहूँगा किताबी भाषा में। तो इसलिए वो जब वो पुराने गाने सुनते हैं, जैसे बहुत लोग हैं जिन्होंने कांटा लगा जब गाना आया था म्यूज़िक वीडियो, तो उन्होंने वही सुना था। फिर बाद में हो सकता है कि उनके माता पिता ने बोला हो कि भाई ये गाना जो है ना, ये तुम सुन रहे हो, ये नकली है, ये तो लता मंगेशकर ने गाया था पहले। और जब वो सुनते हैं तो उनको समझ में आता है कि अच्छा ये बात है। तो एग्जैक्टली ऐसे हो गया कि जैसे कि डॉन जब शाहरुख खान करते हैं तो आज की उम्र के बच्चे देखते हैं, फिर जब वो देखते हैं कि कोई डॉन और भी फिल्म बनी थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे, तो वो थोड़े शॉक में आ जाते हैं कि अच्छा इन्होंने भी किया था। फिर वो देखते हैं तो फिर उनको समझ में आता है कि अच्छा उस ज़माने में भी बनी थी, इस ज़माने में बनी थी। तो तकनीक के हिसाब से अपडेट करने की ये कोशिश होती है, इसलिए प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक सवाल है कॉम्पोजिशन का, तो कॉम्पोजिशन तो वृहद सागर है, जितना हो जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतिहास छोड़ के गया है, बहुत सारी चीज़ें इतिहास सिखा के गया है, बहुत सारी चीज़ें जनमानस ने बनाई हैं, लोगों ने लोक संगीत के फॉर्म में, और वो भी है। तो बॉलीवुड एक ऐसा फोरम है, जो आपका बॉलीवुड पॉडकास्ट है, बॉलीवुड एक ऐसा फोरम है जो 5 मिनट में आपको हर चीज़ का कैप्सूल बना के देता है। 5 मिनट 4 मिनट में गाने का जो है ना कैप्सूल है, जहाँ की सारे नियम कायदों को तोड़ा जाता है, इसलिए कि हर उम्र, हर तबके, हर समझदार नासमझ हर लोगों को एक ही तरह से उनके मन में रच बस जाए। ये एक बॉलीवुड के संगीत से जुड़े कोई भी सृजनात्मक जो इंसान है उसका यही ध्येय है। So, आपने इन तीनों वर्टिकल अगर हम माने, एक गाना बनाने के लिए मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले गाना लिखा जाता है तो समझ लीजिए वो उसकी माँ हो गई, फिर गाना कंपोजिशन में आता है तो उसके पापा, देन
mixing, these are all mastering, these are all techniques. So आपने गाना से लेकर के शॉर्ट फिल्म से लेकर के हर एक जॉनरा को प्रोडक्शन तक में एक्सपीरियंस किया. सो व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट क्रिएटिव and most challenging work in all these three verticals if we compare them? I believe at all places, I believe all are equally challenging. But the whole idea is that, if you have a seed in your mind, and if you can visualize that this seed will result into a fruit which will taste very well, which will be liked very well, and which will be relished very well, then I believe you are a visionary. You can envision that. The whole idea is everyone wants to see their seed into a tree or into a fruit. So from the level of writing, that is something which comes very natural to me, which is the seed. The seed comes very natural to me. Now, the other segments are something which are changing with time because of the influence of technology, because of the influence of modern times, because of the influence of Western culture, because of the globalization of the world, because of the availability of all sorts of entertainment which is available in entire world, is right now available to every individual on their laptop, on their television sets. So I believe every process is very much challenging, and it's worth the effort when you see the result is very fascinating, and what you envisioned, what you wanted to create, that message is being delivered to the audience. So audience is enjoying, because audience is not bothered about what idea you thought, what process you went through, how much obstacles were there in your way. What audience sees is the final product. And it's very important for a creator to be aware of the limitations of all the other technicalities and important thing which shapes up the product. So you know your boundaries, and it's like editing in your mind, and accordingly you work and see to it that, okay, this is the final product, this way it will come out. At times you fail also, at times there's eureka also. You might have thought that this is something which is very ordinary, but people end up liking it more. Sometimes you thought that, oh wow, this is something which is absolutely unique, but people may not be able to decipher that message, may not be able to relate to it, because maybe the time is wrong, maybe the audience is wrong, or maybe you were completely wrong, your gut was wrong. But generally the gut instincts of an artist works most of the time. That's the reason why you will see that every first second product of any artist, it's a film or an album or a song, generally it kicks and establishes a direct contact with the audience. And then we become smart, and we also have a certain name, then what we take ourselves very seriously, and we tend to do mistakes, or we want to prove that we didn't do something good for the first time by fluke. So a lot of thinking is not to be done also. Everything has to be very organic, and the natural thing which comes, which is the gut thing, and experience, of course, it adds. But I believe that the gut, what you are liking, what you think is unique, I believe will be liked by others also. So the entire process is challenging, and to see the final product is the most fascinating thing. So if you can do it, if you have the ability to do it, if you can hone your skills, then I believe that's the best. But as you grow in life, what happens is that you start liking subsections of the same work, because you want to expertise it, because when you are young you want to do everything. But as you grow up, you realize that if I'm doing in this section, there are so many stalwarts and geniuses who have done so much in this particular section. And also the audience, the people around you. You may sing also, you may write also, you may compose also. So for example, if Kishore Kumar wanted to become a singer, but his brother thought that he is a good actor, so he started acting. But at the same time, he used to just sing around, and he became a very good singer.
But at the same time, what happened is that people, he thought that he's also a storyteller. He should write also, he should direct also, and he should produce also. Then he realized that, you should also produce your product so that everything is in your control. So he did everything possible which a person in storytelling medium in cinema can do. He was a writer, he was a director, he was a producer, music composer, singer, actor, everything. And he was a genius. But then what happened is that, if we remember, or a larger section of mass and talents and experts and critics, they remember, they believe that, okay, Kishore Kumar was the best singer, he was a good actor, and further so on and so forth, he was so many things. So that's the best example, I believe. So as long as you get the opportunity, you should be hungry to do whatever you can, but time and audience and people around you will push you. They'll say, नहीं आप ये वाला जो करते हैं ना, वो वाला फिर से सुनाइए, ये वाला आप बहुत अच्छा करते हैं. So you start picking up the message which the nature is giving back to you, that I think you should do this thing. People appreciate. That's the reason why if a poet goes to a poetry reading session, he ends up, reciting his favorite poem. Why? He's sure that this people are going to like only, or people will ask them that ye wala kariye na. So there cannot be any example, there cannot be any concert or a recital of poetry by Kumar Vishwas if there is no koi divana kehta hai. He cannot do it. Yeah. It's inseparable from his system now. So similarly, the whole, that doesn't mean that he cannot write a poetry of valor or a poetry of country pride or a poetry of nature. He can write. He might have written better poems, but people will end up saying koi divana kehta hai, ek baar ho jaye. So this is life, and you have to also give to society and also receive from the society and shape your personality or shape your skills, shape your art. अगर मैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं तो ये ऑर्गेनिक प्रोसेस है जो टाइम के साथ इवॉल्व होता है, ऑडियंस के हिसाब से इवॉल्व होता है, और आपकी एक पहचान बनती है जो आप ऑडियंस से जो आपका रिस्पॉन्स आता है तो आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर हो रहा है. तो इट्स एन ऑर्गेनिक प्रोसेस. See, I believe that there are two ways to it. An artist, if he starts working, it all starts as a hobby. So whatever he does, whatever he or she does, they do it for themselves. As in, they do it to just satisfy the urge within them to do some form of art, whether it's painting, whether it's writing, sculpting, whatever. Now what happens is that society starts liking it, people starts liking it, audience starts liking it. Then from hobby, it takes shape of a profession. Now here comes the other section. So something you do it for yourself, you're not bothered whether you're going to make money. But as you become professional and you dedicate your life to your hobby, then you have other responsibilities in life, which is you have to earn a living, you have to run, if you're married, you have to run a family. And also, there are so many things to consume in society, in life, that you also want to, or people ask you that you should have a car, you should have a phone, you should travel, and so many things. Then what happens is that you as an artist are very hungry. You want your art to reach as many people as it can. So what happens is that then you start working as a professional. Then there's a demand and supply. And demand and supply is run by or works on the principles of money or economics. So a person, when he starts, he writes for himself. That's a hobby. Then, which is very organic, coming to your question, which is very organic. But when he starts to sell that product in the market, or when he starts making money out of that product, then there is a balance, you have to meet. So if suppose the market doesn't need X kind of art, then you have to adjust your art. Or you can wait for the market, or you can look for a market which demands that art, or you can wait for your time to come. If you'll wait for your time to come, then it would not be practical. That's the reason why classical music at times has a shaken, leg around. Because classical music is not able to connect with the mass, or there are not platforms which provide enough opportunities so that the classical music can meet the mass. Similarly, if there is a classical song which is in cinema, it somehow goes into the psyche of the mass. So the process is organic, but it's absolutely realizing that it's your hobby or you're a professional. When you're a professional, you have to work according to the market forces, so that your thing can reach to larger number of people, and also you can make a living out of it, which is quite practical thing.
आपके लोगों के बीच के दो टाइप के वैरायटी के काम, पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट लिरिक्स वर्टिकल, तो राइटिंग में आपके दो तरह के काम मुझे दिखाई देते हैं। एक ऐसा काम है जहां आपने कव्वाली में लिखा कि ए खुदा तुझसे जुदा होने का वक्त आया है, मैंने खुद ही के रूबरू अपने पिया को पाया है। अ टेस्ट ऑफ सूफीज़म, जिसे हिंदी में हम लोग निर्गुण भक्ति भी कहते हैं। और वहीं एक दूसरा जॉनरा है जहां एनटीवी पे एक कार्यक्रम आता था जिसका नाम है क्वींस हैं हम। उसमें आप उसका जिंगल लिखते हैं, स्वैगी ये रंगीन है, आई एम वेरी बैड सिंगर बट स्वैगी ये रंगीन है, टसन ये एवरग्रीन है। सो आई सी दिस इज अ वेरी क्विर्की काइंड ऑफ ए लिरिक्स। तो एक जगह सूफीज़म और एक जगह इस तरह का जॉनरा जो डेफिनेटली आज के कई सारे लोग हैं जो इन्हीं दो वर्टिकल्स में लाइक करते हैं। मतलब जो भी नया लिरिसिस्ट है वो या तो काफ़ी सेंसिटिव और इमोशनल पोएम लिख रहा है, और वहीं दूसरा एक है जो इस तरह की क्विर्की लाइंस लिख रहा है और जिसे लगता है कि कुछ हो सकता है, क्योंकि बॉलीवुड में इसका भी एक वर्टिकल है। तो आपको अगर इन नए जो परिंदे हैं इनको देखा जाए तो उन्हें कैसे पता चले, क्योंकि आपने ये दोनों लिरिक्स आपकी लिखी हुई हैं और आपने दोनों चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो आपको कैसे लगता है कि आप जो नए बच्चे हैं उन्हें कैसे पता चले कि इफ दे आर ट्रूली अ लिरिसिस्ट और दे कैन प्रोबेबली बिकम वन सम टाइम इन द फ्यूचर। सो द सिंपल क्वेश्चन इज, आर दे लिरिसिस्ट? आपका कैसे स्टार्टिंग हुआ, आप कहाँ तक पहुंचे, ये क्या सिलसिला था दैट यू रियलाइज दैट या यू हैव दिस थिंग इन यू? I think it's very simple. First, they have to like Bollywood music. They have to like the song and dance. Then what happens? You have to have an interest in writing. So if you are writing anything, you can become a lyricist, number one. If you are liking the songs of Bollywood, you can become a lyricist, number two. Then you have to also understand that there's plethora of work all across the universe which is quite engaging and entertaining, which makes you easy, which makes you sing, which makes you dance. So if you like singing and dancing, you can become a lyricist. So if there is if there's an interest in singing, dancing, peppy numbers, and also at the same time you have interest in writing, and also at the same time you have interest in reading good stuff and Bollywood music, you can become a lyricist. Now, where does it start? It starts from hearing, which is the first step. Then you writing something on your own. Then you, if you want to become a professional lyricist, you have to see that what is there in the market, what kind of characters are there, what kind of films are being made, who are these people. If these people are around you, what kind of songs they are liking, what is their vocabulary. So if you are aware of their vocabulary, their likings, you will write something which is, floating in the market, which can be easily understood, accepted, and gulped by a larger mass, a larger section of people. So it's very easy, then you can become a lyricist. Now, becoming a lyricist in Bollywood and being a poet can be two things, can be one thing. Because what happens is that it's very important that you prepare yourself to be the best. Now, to prepare yourself to be the best is very important that you read and listen to the best of the best work, which includes larger section of literature, which includes poetry with depth, which includes poetry by the stalwarts of Indian literature or the doyens of Indian literature, and also the works of very good lyricists who used to bring sense and poetry and literature into song and dance of Bollywood also. Then you have to understand that what market demands. If the market, if currently the market is demanding certain kind of stories, what happens is that what is the difference between normal poetry and poetry for cinema? There's only one thing, which is in normal poetry you write poetry which is sort of thought provoking, which moves you, which you think that should be told, which you are very desperate, there's urge within you that I think I need to write this poetry. But when you write poetry or lyrics for cinema, you write only for that character or that situation which is part of a story. And also you need to remember that a film is watched by people across all age, across all society, across people who are educated, uneducated, and it should be very simple to understand, and it should be very much part of that character or the situation, so that people can easily relate to it.
They should not think that this is something, you know, which is not part of this character or situation or that film. Or if it's a promotional video, that's completely different thing. The culture today is of a promotional video wherein the idea is to pull in random audience, and it's absolutely, the whole idea is just to promote and create buzz of that film. So then it's completely different, you know. Then the theory can be very different. It can be an idea which is in the mind of the director or the promotion team. That's completely different thing. But in lyrics, you write for a character, you write for a situation. That's the major difference in both the process. So are you a lyricist? You know, you are a lyricist as long as you can spin your mind and put yourself in a certain character and just write something. Now, that doesn't mean that, you know, you need to compose it also. You just write it and leave it for the composer to compose it. He will tweak and twist the words, and accordingly he'll fit in, and, you know, he'll provoke you or inspire you or encourage you to just come up certain words, and the song will be made. Okay. So the thing is that generally सारे poets tend to become a lyricist. कभी ना कभी अपनी पहली कविता या पहला गीत लिखते हैं जो उन्हें लगता है ये लिरिक्स या कंपोजिशन बन सकती है. आपके टाइम पे वो कौन सा मोमेंट था कि आपको लगा हाँ यार दिस इज समथिंग आई गॉट एंड आई विल कंपोज इट एंड मेक इट अ सॉन्ग? वो कौन सा गीत था? क्या आपको कुछ याद है उसके बारे में? मेरे टाइम में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो हिंदी फिल्म जगत में नदीम श्रवण का बहुत बोलबाला था. और अब जब मैं ज़्यादा समझता हूँ बॉलीवुड को तो मुझे ये पता चला है कि नदीम श्रवण के बहुत सारे गाने जो है वो पहले से पाकिस्तान में बने हुए थे, तो उसमें शायरी अच्छी होती थी. तो वो शायरी जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि हाँ, ऐसी शायरी तो मैं भी कर सकता हूँ. लेकिन मुझे जैसे कि शैलेंद्र जी बहुत पसंद हैं, और शैलेंद्र जी जो है वो मट्टी के गीत लेके आते थे. उनकी शब्दावली अलग थी. जैसे नीरज जो अभी अभी स्वर्ग सिधारे हैं, कवि नीरज, तो उनकी भी शब्दावली बहुत अलग थी, जो उनके गीत से आप पकड़ सकते थे कि अच्छा ये नीरज ने लिखा होगा या ये शैलेंद्र ने लिखा होगा. ये और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साथ काम करते थे तो लोग समझ जाते थे कि ये शैलेंद्र ने लिखा है क्योंकि शब्दावली अलग होती थी, और ये जनाब हसरत जयपुरी ने लिखा है तो वो शब्दावली थी. तो आई थिंक मुझे नदीम श्रवण के गाने जो जैसे साजन के गाने थे वो सारे बहुत हिट थे. तो मुझे वो गाने सुनने के बाद लगता था कि हाँ, इसमें मेलोडी भी है, मीटर भी आराम सा है, और ये गाने बड़े अच्छे हैं. तो इस हिसाब से ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ. फिर जब मैं तीसरी कसम फिल्म जो शैलेंद्र जी ने प्रोड्यूस भी की थी तो उसके भी सारे गाने सुनता था, तो मुझे लगता था कि हाँ, इस गाने में चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया, तो मुझे लगता था कि वाह, ये गाना तो जो है ना, इसमें शब्द भी अलग हैं और मज़ा भी आ रहा है, सुनते ही थिरकन भी हो रही है. अगर आप विजुअल्स भी ना देखें तो भी आपको शब्द सुन के आपको लगता है कि हाँ, चित्र बनता है, और उसमें लयकारी भी है, बाकी चीज़ें भी हैं. मतलब आपको मृदंग बजाने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में ही मृदंग बजने लगता है और आपको वो लगता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा गाना है. तो ये सारे गाने जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं भी लिख सकता हूँ. और फिर मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे लोगों ने कहा कि हाँ, आप कुछ अच्छा लिखते हैं. तो ऐसे करते करते लिखता रहा और लिख रहा हूँ. तो आपके लिखने का सिलसिला, इफ़ आई सी इट, यू आर हाईली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. आप मीडियम में लिखते हैं, वर्डप्रेस में लिखते हैं, इंग्लिश पोएट्री लिखते हैं, हिंदी पोएट्री लिखते हैं. मतलब आपने डिफरेंट जॉनरास को, डिफरेंट वर्टिकल्स को, डिफरेंट लेवल ऑफ पोएट्री को, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑडियंस के हिसाब से भी बनाया है. सो आई वाज रीडिंग सम ऑफ योर पोस्ट, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक जगह जहाँ ऐसे टॉपिक्स के बारे में आप लिखते हैं जिनको शायद कोई लिखना पसंद ना करे या पढ़ना ना पसंद करे, बट फिर भी आप अपना एक पॉइंट रखते हैं, यार दिस इज इट. और दूसरी तरफ आपकी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसमें ऐसा लगता है कि भाई इमोशंस का तो पूरा कतरा कतरा सामने आ गया है. तो कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई आपके पास आया एंड यार दिस इज समथिंग वेरी कूल एंड वी कैन मेक अ टीवी सीरियल और अ फिल्म लाइक दिस? तो क्या इन पोस्ट के जरिए जो आप डालते हैं कोई नई कहानी की तलाश आप कर रहे हैं? नहीं, जो पोस्ट डालते हैं तो ये सारी ऐसी कहानियाँ हैं, ये हम अपने लिए लिखते हैं. मतलब ये कहानियाँ जो हैं, इसके लिए मुझे पैसे नहीं दिए जाते.
Are they real or fiction based? No, most of my stories are inspired, or maybe characters are inspired from true incidents or true people around me. तो उसके बाद जो है ना अपना आप ताना बाना बुनते हैं, एक आपके अपने संस्कार होते हैं, एक राइटर की छाप होती है उसकी स्टाइल में भी और उसके कहानी के चरित्रों के निर्माण में भी. तो वो चीज़ तो होती है. बाकी मुद्दा होता है जो आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है इस पे कहानी कहनी चाहिए. एक तबका जो है वो इस चीज़ से प्रभावित है या इस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो उसकी बात जो है ना कहीं साधारण सरल तरीके से कहनी चाहिए, रादर देन कि उसको नॉन फिक्शन या इंटरव्यू बेस्ड या डॉक्यू ड्रामा इस तरीके से कहा जाए. क्योंकि मेरा ये मानना है कि फ़िक्शन कहानियाँ जो हैं वो आराम से, सहजता से लोगों के मन में अपना एक छाप छोड़ देती हैं. यानी कि आप उनका मनोरंजन भी करते हैं और साथ में जो आपको जो मैसेज कहना है, आपको जो अपनी बात कहनी है, जो सवाल उठाने हैं, जो जवाब देने हैं, जो अपना एक वक्तव्य कहना है, जो अपना दृष्टिकोण पेश करना है, वो सब जो है आप फिक्शन की कहानी के ज़रिए कर सकते हैं. ये चीज़ है. तो ये जो भी सोशल मीडिया जैसे कि मीडियम हो गया या वर्डप्रेस हो गया या ब्लॉग स्पॉट हो गया, इन सभी चीज़ों पे जो भी मैं बातें कहता हूँ वो मैं अपने लिए कहता हूँ. अब जाहिर सी बात है, ये इतिहास इसका गवाह है कि जो चीज़ें आप अपने लिए कहते हैं उस समय उस चीज़ का बाज़ार नहीं होता. आप कहीं भी देख लें, किसी भी राइटर्स के, पुराने लोगों के, या तो बाज़ार बाद में आता है या आपका नाम बाज़ार में हो जाता है तो लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है. ऐसा अमूमन होता है. तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं जब भी आप अपने लिए लिखते हैं. क्योंकि आप अपने लिए लिखते हैं ना, तो आप अपने लिए जो लिखते हैं तो बहुत ही साफ स्वच्छ होता है. आप ये समझिए कि जो आप अपने लिए लिखते हो पानी है. अब पानी का मोल जो है वो सिर्फ पानी के मोल जैसा है, हर किसी के पास अवेलेबल है. वो शरबत नहीं है, वो रूह अफ़ज़ा नहीं है, वो खस नहीं है, वो लेमनेड नहीं है, वो सोडा नहीं है, लेकिन उसी पानी से ये सारी चीज़ें बनती हैं. तो बाज़ार जब आता है तो या तो आपके पानी को जो है ना कोका कोला बना देता है, या आपके पानी में रूह अफ़ज़ा डाल के उसको जो है शरबत बना देता है. अब उसके लिए या तो बाज़ार आपको आइडेंटिफाई करे या आप बाज़ार तक पहुंच पाएँ. ये हर एक राइटर का स्ट्रगल होता है. तो जैसे हाँ, अमूमन गिने चुने लोग जो है ना मेरे ब्लॉग्स को पढ़ते हैं, मुझे तारीफ़ करते हैं, मुझे फोरम्स पे बुलाते हैं पोइट्री पढ़ने के लिए. इसलिए मैं बहुत एक्टिव हूँ. हिंदी और इंग्लिश की पोइट्री रिसाइटल और रीडिंग के लिए वहाँ बुलाते हैं. कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ ये कहानी बहुत अच्छी है, ये शॉर्ट स्टोरी छपनी चाहिए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में, तो वो भी एक अलग आयाम है. उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जैसे अभी मैं किसी अमेरिकन फिल्म मेकर से मिला हूँ 2 दिन पहले, तो उसने मेरी एक शॉर्ट स्टोरी मीडियम पे पढ़ी जो इंडिया और नॉर्वे के बीच है. 2 पात्र हैं, एक इंडिया का है एक नॉर्वे का है. तो उसने पढ़ा तो उसको बहुत ही अच्छा लगा. उसने बोला कि इस पर तो फिल्म बन सकती है. तो बन सकती है तक बात पहुँच गई है, आगे जो है बन जाएगी. तब तक जो है ना हमारा ये तो बिल्कुल डिमांड सप्लाई वाली बात है कि जब तक बाज़ार में हमारा वज़न नहीं है तब तक हम बाज़ार के हिसाब से लिखेंगे, और जब हमारा वज़न होगा तो बाज़ार हमारी बात सुनेगा. लेकिन हम अपनी बातें छोड़ देंगे अगर लिखना, तो कहीं ना कहीं वो कहानियाँ मर जाएंगी. वो जो स्पिरिट है नई चीज़ें कहने का, नई बातें कहने का, वो मर जाएगा. इसलिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ की आप अपनी बातें रख सकते हैं, और उसको तरीके से रखेंगे तो कभी ना कभी किसी न किसी तरह से वो लोगों तक पहुँच ही जाएगी. तो आपके कुछ काम हैं जो लोगों तक पहुँचे हैं, जैसे कि लाडली बड़ा ही प्यारा गीत था. आपने एक गीत लिखा KLPD, ये नशा एक सजा. तो ये सारे वर्क हैं. एंड फॉर द पीपल हु डोंट नो, लाइक जिन्होंने ये काम नहीं सुना है, उनके लिए पेश है 1 मिनट का मैशअप. ये नशा एक सजा है, नशा एक सजा है, सजा है, जग हो रहा तबाह है, नशा एक सजा सजा सजा. ये नशा एक सजा है. ये आस जगाई मेरे दिल में, प्रीत की आग लगाई मेरे दिल में.
नहीं मेरी प्रीत से अनजानी हो गया आज से वो बेगानी। उलझी बिखरी ये जिंदगी वक्त की आहट करे बयूं। है ख्याल ख्वाहिशें हसरतें बेवजह की दूरियां। हम तो हैं जी बाबुल की परछाइयाँ, हाँ जी अपने बाबुल की परछाइयाँ। सौरे घर नहीं जाना, असा नहीं जाना, हम तो हैं जी बाबुल की परछाइयाँ, हाँ जी अपने बाबुल की परछाइयाँ। लगाओ रे लगाओ बबुनी के हाथों में मेहंदी, लगाओ रे लगाओ बबुनी के हाथों में मेहंदी। लाल रंग चढ़ेगा चेहरा खिलेगा, लाल रंग चढ़ेगा चेहरा खिलेगा, सोना सलोना सा दूल्हा मिलेगा। नाज़ों से पली में, नाज़ों से पली में, फूलों की कली, उड़ती तितली, चंदा की डली, गुड़िया से दिखूं। कब से तड़प रहा था गुड़िया आवे, पापा कह के गल लग जावे। इतना भी सीधा ना समझो, इतना भी सीधा ना समझो, दूर हटो भाई चलते बनो। मेरी ननद के देवर जी, तू बनता सयाना है, बंदर का नाना है। झूम बोलो पैसे दो, झूम बोलो भाई पैसे दो, ओ जीजा जी। आपसे ना उलझो, जल्दी पैसे। ख्वाब का सुरूर ये उतरा हुजूर, शीशा था कांच था हुआ चकनाचूर। गिरा इस पे बाबू एक बूंद पानी, गिरा इस पे बाबू एक बूंद पानी, सेकंड्स में छू हुई कम सिन जवानी। Yes, it's sleazy. Swag ये रंगीन है, फैशन ये एवरग्रीन है, गडर के हमने खुशी की बोतल फुल हम शौकीन है। हम दिल से क्वीन है, हम दिल से क्वीन है, बचना है शहजादों हमसे, हम दिल से क्वीन है, हम दिल से क्वीन है, हम दिल से क्वीन है, बचना है शहजादों हमसे, हम दिल से क्वीन है। सो इतना सारा वर्सेटाइल एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे याद है मैं आपसे एक बार बात कर रहा था और आपने मुझसे कहा कि दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड माइल्स टू गो। तो अगर इतने एक्सपीरियंस के बाद अगर फर्स्ट स्टेप की शुरुआत होती है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो जो 0 स्टेप में नहीं और निगेटिव स्टेप में चल रहा है। तो ऐसे निगेटिव स्टेप वाले लोगों को उनके अंदर निगेटिविटी ना आए अपने कैरियर एस्पिरेशंस को लेकर के, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? साथ में क्या उनकी सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि बाजार कब तक आएगा उन्हें भी नहीं पता है, तो क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग टू इट कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमने सुनी हैं, बट हम इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए कोई आपकी ऐसी पोएट्री सुनना चाहेंगे, ऐसा कंपोजिशन व्हाट एवर योर हार्ट सेज कि जिसे आप अपना एक अचीवमेंट मानते हैं कि हाँ ये मैंने लिखा, उस गीत के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करना चाहेंगे। नाउ माइक अप टू यू। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको बस यही है कि ये बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में या ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री में जिनको लिरिसिस्ट बनना है
तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की आप रोज़ रोज़ हवाएं बदल रही हैं, क्योंकि बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड या हॉलीवुड कोई भी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिक्स पे वर्क करता है। तो यहाँ पे ये आर्ट और इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही नायाब सा गठजोड़ है ये बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। अगर आप चलते हैं तो आपने कुछ घटिया सा भी कुछ लिखा है सपोज करो, तो आप सुपर हिट हैं। आपने अगर बहुत कीर्तिमान वाला जो है ना बिल्कुल साहित्य लिख दिया है, लेकिन आप चलते नहीं हैं तो नहीं चलते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या है ना कि वही करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो आप जो है ना इतना सोचिए मत कि क्या नेगेटिव है क्या ज़ीरो है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मील का पत्थर कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है। बस चलते चले जाइए, बिल्कुल ही संकोच मत करिए अपने भाव को, अपने गीत को, अपने पोइट्री को गाने में, लिखने में, शेयर करने में। क्योंकि जितना लिखेंगे उतना ही जो है आपकी कला में और चमक आएगी, उनकी जो बारीकियां हैं वो डायमंड के जैसा पॉलिश होता चला जाएगा, पॉलिश होता चला जाएगा, उसका मोल बढ़ता जाएगा। और अगर आप में वाकई होगा तो कहीं ना कहीं से आपको जौहरी भी मिल जाएगा, वो आपके मोल को भी पहचानेगा और आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनको बस एक अंदर में एक आग होनी चाहिए कि भाई मुझे तो लिखना बहुत अच्छा लगता है और मैंने ये लिखा है तुम सुनो, मैंने ये लिखा है तुम पढ़ो, मैंने ये कहा है, जो गज़ल वाले होते हैं ना, मैंने कहा है या कुछ आया है। तो ये चीज़ जो है ना तो वो आप लोगों से शेयर करें और जो उसको समझ सकते हैं, जो प्लेटफॉर्म आपको जहाँ तक जाना है, जो पहुँच सकते हैं, उनसे आप शेयर करते रहें और फिर कभी आपको रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे। जैसे कहते हैं कि बहुत फेमस सेइंग है इंग्लिश में कि एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। तो आप फर्स्ट स्टेप लेने से कतराएं नहीं, और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था कि अभी तो मेरी तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तैयारी तो कभी नहीं होती है। अब मुझे इस उम्र में 10-12 साल इंडस्ट्री को देने में आ गया है, इसलिए मुझे लगता है कि जो मौका मिले, जब मौका मिले, आप करते जाइए। आप ये सोचिए कि ये मैं बेस्ट कर रहा हूँ और ये मैं एक्सक्लूसिव कर रहा हूँ। वो आपका फ़िल्टर होना चाहिए आपके मन में। आप अपने खुद बहुत बड़े क्रिटिक होने चाहिए, आपके अंदर में खुद बहुत बड़ा एडिटर होना चाहिए, आपके अंदर में खुद जो है एक समझदार आदमी होना चाहिए जिसने कि इन चीज़ों का पूरा रस लिया है, और फिर आपको फीडबैक मिलेगा। तो धीरे धीरे आप अच्छा करते चले जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा पहला स्टेप है, इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेप, माइल्स एंड माइल्स टू गो, क्योंकि बहुत वृहद है ये संगीत का क्षेत्र। हवाएं रोज़ बदल रही हैं, अपडेट होने की बहुत ज़रूरत है, और उस हिसाब से जो है ना आपको और बहुत कुछ करने को भी है, जो हमारे बुज़ुर्ग करके गए हैं, जिन्होंने कितने सारे गाने लिखे हैं, कितने हिट आनंद बख्शी साहब, मजरू सुल्तानपुरी, मैं इन दोनों को बहुत ही, और साहिर लुधियानवी और गुलजार साहब, जावेद साहब, ऐसे 4-5 ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ऐसी चलते फिरते पोइट्री नहीं कह दी फिल्मों में। उन्होंने बाकायदा जो है ना उसमें उनके गीतों में साहित्य का पुट भी है, कुछ संदेश भी है, भाव की गहराई भी है, और सिचुएशन और कैरेक्टर और मार्केट के हिसाब से जस्टिफिकेशन भी है। तो ये चैलेंजेस हैं। जब आपको समाज और आपके सहकर्मी जो आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, अगर दोनों तारीफ करने लगे ना, तो समझिए कि आपको कुछ कुछ आ गया है, लेकिन आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये जो है आपका लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस लिखते जाइए, लिखते जाइए, आपको अपना जो है ना रास्ता खुद ब खुद आपका साफ होता चला जाएगा, लक्ष्य आपको खुद ब खुद दिखता जाएगा। हाँ, जैसे जैसे पास जाएंगे वैसे वैसे लक्ष्य दूर ज़रूर दिखता है, लेकिन चलते रहना ही काम है, क्योंकि लक्ष्य जिस दिन मिल गया तो उस दिन तो आप मर ही गए ना। लक्ष्य जिस दिन मिल गया उस दिन समझिए कि आप जो है ना, आप बस द एंड शुरू हो चुका है। जो आपने बात कही, मैं एक्चुअली एक शेर मैंने लिखा था इसी पे, बड़ा खूबसूरत है, मुझे याद आ गया आपके सेम बात पे। वो मैंने ऐसा लिखा था कि मुश्किल भी होगी, फासला भी जरा होगा, मुश्किल भी होगी, फासला भी जरा होगा, तुम चलते रहो कि हौसला भी बड़ा होगा। बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही ख्यालात हैं जो मुझे लग रहा है कि आई थिंक चाहिए एक नए परिंदों को
और इस पॉडकास्ट को अंत करने से पहले आपसे मैंने एक गीत की गुजारिश की थी, गीत या कोई आपने पोएट्री लिखी हो आपको अगर याद हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक अच्छी एक नई ताज़ा तरीन आपको एक कविता सुनाता हूँ जो लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। मिठाई की दुकान में जाते ही मैं बच्चा बन जाता हूँ, मिठाई की दुकान में जाते ही मैं बच्चा बन जाता हूँ, किनको गटकूं किनसे आंखें चुराऊं, खुद को असमंजस में पाता हूँ। मिठाई की दुकान में जाते ही मैं बच्चा बन जाता हूँ। तरह तरह की मिठाइयाँ इठला इठला कर मुझे बुलाती, आकार प्रकार रंग खुशबू से बरबस मुझे रिझाती, ये बिन खाए ही मुंह में मिठास भर जाती, लप लपाती जीव को और भी बेकाबू कर जाती। योगी होने का प्रण फिर स्वाहा हो जाता, योगी होने का प्रण फिर स्वाहा हो जाता, भोगी मन तांडव कर बस टूट पड़ना चाहता। पहले छेना फिर मेवा सबकी बारी है आती, क्या सूखी क्या गीली, हलवा जलेबी काजू कतली रबड़ी कुछ भी न बख्शी जाती। रंग बिरंग के लड्डू देख, रंग बिरंग के लड्डू देख दिमाग सोच में पड़ जाता। हैं भैया ये कितने भाई, हैं भैया ये कितने भाई, हर संग मिल धर लेते गोलाई, फिर एक ही ख्याल आता, क्या इस जन्म में सारों के संग मेरे जीव की होगी प्रेम सगाई। बिना ज्यादा सोचे विचारे मैं और एक मिठाई चपत जाता, मन स्वाद पहचानते ही जैसे प्रफुल्लित हो जाता। कतार से सजी मिठाइयों को देख एक ख्याल दिमाग में आता, मिठाई कितनी सरलता से अपना धर्म निभाते हैं, मिठाई कितनी सरलता से अपना धर्म निभाते हैं, कोई भी हो कैसा भी हो मन सबका तृप्त कर जाते हैं। ऊंचा बड़ा तगड़ा खड़ा सारे ऐठन धरे रह जाते हैं, जब रसगुल्ले के रस जबान के फेरे लगाते हैं। इंसान और मिठाई कितनी इनकी जमती है भाई, इंसान और मिठाई कितनी इनकी जमती है भाई। जीजा साला या जमाई, मिनिस्टर अफसर या कसाई, सभी ने मिठाइयां हैं जमकर खाई। जात धर्म भेद मतभेद खाते ही सबने भुलाई, जात धर्म भेद मतभेद खाते ही सबने भुलाई। एक मैं ही नहीं, एक मैं ही नहीं जो इनके पास खिंचा चला आता हूं, इनके इंतजार में खड़े अच्छे अच्छों को बच्चा सा पाता हूं। एक मैं ही नहीं जो इनके पास खिंचा चला आता हूं, इनके इंतजार में खड़े अच्छे अच्छों को बच्चा सा पाता हूं। मिठाई की दुकान में जाते ही मैं बच्चा बन जाता हूं। वाह वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। धन्यवाद। And that's all for today episode, and with a huge heartily thanks to Gautam for joining us and explaining and elaborating your life and experiences with our audiences. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you for having me, and thank you to all the audience who are listening to it. I wish you all the best, and all the aspiring lyricists and musicians and composers and artists. I wish that your work also comes to the world and you all achieve whatever you aspire to. Thank you. So myself Vivek Tripathi signing out here, and मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और बाकियों को इश्क़-ए-तमाम, ख्याल रखें।